स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं, आसमान में चांद चमक रहा है, तारे टिमटिमा रहे हैं, बिजलियां गरज रही है और चमगादड़ उड़ रहे हैं। एक डरावना महल है जिसमें एक कमरे के अंदर कुछ मोमबत्तियां जल रही हैं और एक व्यक्ति एक मेज पर लेटा हुआ है। उसके आसपास 2 डॉक्टर खड़े हैं। सहायक ने कहा, वर्तमान में प्रयोग सब्जेक्ट के जीवन संकेत सामान्य हैं। टेबल पर लेटा व्यक्ति दर्द भरी धीमी आवाज में बोला, ये जगह कैसी है? इतना ठंडा। क्या मैं किसी ताबूत पर लेटा हूं? डॉक्टर ने अपने सहायक शैडो से कहा, जाकर देखो कि उसमें कोई रोगजनक प्रतिक्रिया तो नहीं हो रही। शैडो ने जवाब दिया, जी प्रोफेसर। वह व्यक्ति सोचता है, ये लोग कौन हैं? शैडो उसकी आंखें, जीभ और मुंह चेक करती है और फिर खुशी से प्रोफेसर से कहती है, प्रोफेसर, हमें सफलता मिली है। इस व्यक्ति की त्वचा पर कोई घुलनशील प्रतिक्रिया नहीं है। वह कहती है, इसका मतलब है कि उल्का द्वारा शापित लोगों को भी बचाया जा सकता है। प्रोफेसर ने कठोरता से कहा, अभी जल्दी खुश मत हो। म्यूटेंट्स से निकाला गया एनहांसमेंट सीरम देरी से प्रतिक्रिया दिखाता है। यह सुनकर शैडो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह दुखी होकर कहती है, तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। कंपनी के बीच में अचानक प्रयोग विषय का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह सोचता है, ये लोग बातें कर रहे हैं। किस बारे में? अचानक उसका शरीर कांपने लगता है और उसकी त्वचा पर आंख जैसी आकृतियां उभरने लगती हैं। शैडो कांपते हुए बोली, प्रोफेसर, स्थिति बिगड़ गई। विषय म्यूटेट हो गया है। प्रोफेसर चिल्लाया, प्रयोग समाप्त करो, विषय को नष्ट कर दो। विषय चिल्लाया, आह, म्यूटेटेड? क्या हो रहा है? मेरा शरीर बहुत अजीब महसूस कर रहा है। फिर अचानक आवाज आती है, निंजे, निंजे। निंजे जाग जाता है और देखता है कि उसके पास लिन शुन बैठी है, जो फोर्ट्रेस 87 की एक हंटर है। लिन शुन ने पूछा, भाई जे, आप जाग गए? क्या आपने ठीक से नींद नहीं ली? निंजे सोचता है, ये सपना क्यों बार बार आ रहा है? फिर वह जवाब देता है, मैं ठीक हूं। लिन शुन ने पूछा, भाई जे, हम 3 घंटे से घात लगाकर बैठे हैं, अब कब शुरू करेंगे? निंजे ने जवाब दिया, थोड़ा और इंतजार करो, समय सही नहीं है। नीचे के कैंप में कम से कम 10 लोग हैं। लिन शुन कहती है, हमारे पास केवल खबर है, लेकिन उनके पास बंदूकें हैं। वह पूछती है, क्या आपको लगता है हम सफल होंगे? निंजे चमकती आंखों से जवाब देता है, अगर हम वो चीज़ हासिल कर लें तो हम इस सर्दी में खाने का एक बड़ा भंडार इकट्ठा कर सकते हैं। उसी समय एक कठोर चेहरे वाला व्यक्ति तंबू के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। निंजे ने लिन शुन से कहा, हमें जोखिम उठाना ही होगा। हवा तेज थी। 1 घंटे बाद 2 गार्ड आपस में बातें कर रहे थे। एक ने कहा, अंत में हमें आराम मिलेगा। दूसरा बोला, बियर पीना चाहोगे? नीये, नीमा, नीदिए, ली डोंगबाओ, लिन शुन और निंजे इस मौके का इंतजार कर रहे थे। गार्ड्स के सोने के बाद निंजे ने कहा, मौका आ गया है। हवा और रेत का फायदा उठाओ, मेरे पीछे आओ। छुपकर तंबुओं के पास पहुंचे। नीदिए ने डोंगबाओ से कहा, डोंगबाओ, 3 लोगों को पहरेदारी के लिए छोड़ दो, पीछे की रक्षा तुम पर रहेगी। डोंगबाओ ने कहा, मैं और लिन शुन अंदर घुसेंगे। कैंप का नेता अपने बॉस से संपर्क कर रहा था, बॉस, मैंने चिप हासिल कर ली है। फोर्ट्रेस 87 लौटते समय हमें एक भयंकर रेतीला तूफान मिला, इसलिए हमने रुकने का निर्णय लिया। वह कहता है, चिंता मत करो बॉस, मुझे पता है कि शहर में पीने का पानी खत्म हो रहा है। उसके सामने एक गिलास पानी और एक बंदूक रखी थी। तभी उसने देखा कि कोई उसके पीछे आ रहा है। अचानक 2 तीर उसके पास से गुजरे। वह चौंक गया और बोला, क्या? उसका बॉस रेडियो पर पूछता है, क्या हुआ? इतनी जोरदार आवाज क्यों आई? वह चिल्लाया, बॉस। तभी नकाबपोश लोग उसके सामने आ गए। उनमें से एक बोला, चुप रहो, जल शुद्धिकरण चिप दो। वह डरते हुए बोला, तुम लोग चिप के लिए आए हो? फिर अचानक वह बंदूक के लिए हाथ बढ़ाता है और गोली चलाता है, लेकिन लिन शुन ने उसे तीर से घायल कर दिया और कहा, चालाकी मत करना। लिन शुन ने आखिरी बार पूछा, चिप कहाँ है? वह कांपती आवाज में बोला, जल शुद्धिकरण चिप मुख्य कैंप में है। अगर तुम लोग उसे ले जाओगे तो पूरे शहर को गंदा पानी पीना पड़ेगा। लिन शुन ने गुस्से में कहा, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चिप दो, वरना जान से हाथ धोओगे। डरते डरते उसने कहा, चिप बिस्तर के नीचे रखी तिजोरी में है,
पासवर्ड है 18,16,719 लिन शुन ने कहा, भाई जे, मुझे तिजोरी मिल गई है। उन्होंने चिप निकाल ली और कहा, जैसा बताया गया था वैसा ही मिला। उस व्यक्ति ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, अगर तुम चिप लौटा दोगे तो मैं तुम्हें किले में ले जाकर शहर का नागरिक बना दूंगा। लिन शुन चौंक गई। किले में प्रवेश? वह आदमी बोला, मैं ब्लैक हॉर्स कंपनी से हूं। अगर तुम मुझे मारोगे तो पछताओगे। यह सुनकर उन्होंने उसे मार डाला और कहा, मरे हुए लोग सबसे अच्छे राजदार होते हैं। बाद में निंगजे और उसकी टीम फोर्ट्रेस 27 के पास पहुंची। नीये ने डोंग बाओ से पूछा, क्या तुम पक्का हो कि जिनसे हम सौदा कर रहे हैं वे भरोसेमंद हैं? डोंग बाओ ने जवाब दिया, चिंता मत करो, इस बार संपर्क करने वाला मेरा चचेरा भाई है। मेरे माता पिता ने उसे पालने के लिए खून पसीना एक कर दिया। वह हमें धोखा नहीं दे। उसी समय लिन शुन ने पूछा, भाई जे, जब उस ब्लैक हॉर्स कंपनी वाले ने हमें चिप लौटाने पर किले में प्रवेश का मौका देने का वादा किया था, तब आपने क्यों मना कर दिया? निंगजे ने गंभीरता से कहा, किला कितना भी भव्य हो, लेकिन उसकी शांति हमारी नहीं है। वहां जाकर भी हमें बस झुककर दिनरात मजदूरी करनी पड़ेगी। लिन शुन ने पूछा, आपको कैसे पता? निंगजे ने कहा, जब उसके गले पर चाकू था तब भी वह हमें धोखा देने की सोच रहा था। अगर हम किले में जाते तो हम बस उसकी मुट्ठी में फंसे चूहे बन जाते। फिर लिन शुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो सोच रही थी कि अगर आप उसकी बात मान लेते तो हम किले में जाकर सिस्टर शियाओ यू से मिल सकते थे। वे दोनों पुराने दिनों को याद करने लगे। लिन शुन बोली, भाई जे, क्या आपको लगता है कि सिस्टर शियाओ यू हमें भूल चुकी है? वरना अब तक वह हमसे मिलने क्यों नहीं आई? निंगजे गुस्से में बोला, चुप रहो, शियाओ यू वैसी नहीं है। इस बंजर भूमि में कई चीजें हमारे बस में नहीं होती। फिर लिन शुन बोली, ठीक है भाई जे, अब ज्यादा मत सोचो, चलिए सौदे की जगह पर चलते हैं। तभी पीछे से आवाज आई, जल्दी करो, अगर किले के रईसों को इंतजार कराओगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। पीछे मुड़कर देखा तो वो माँ, जो दो पीछा कर रहे लोगों को पीट रहा था, चिल्लाया, चलो जल्दी, मरने का नाटक मत करो। फोर्ट्रेस बहुत बड़ा है, लेकिन शरणार्थियों के लिए काफी छोटा। किले के उत्तर में एक डाक चौकी पर डोंग बाओ ने उस काले चेहरे वाले आदमी से कहा, बस यही जगह है। फिर डोंग बाओ और ली उस स्थान के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। डोंग बाओ ने आवाज लगाई, भाई ली। ली ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अरे, डोंग बाओ आ गया। इसके बाद डोंग बाओ ने दोनों का परिचय कराया, भाई, मिलो, ये है मेरे कजिन ली बिन, झाओजिया डाकू गिरोह का सरगना। और भाई, ये हैं डिंग टाई, जिनका जिक्र मैंने तुमसे किया था। ली बिन ने हाथ मिलाते हुए कहा, नमस्ते, मैंने आपके बारे में अपने भाई से बहुत सुना है। फिर डिंग टाई से बोला, आपका धन्यवाद, आपने इतने सालों तक इसका ख्याल रखा। डिंग टाई ने रूखे अंदाज में कहा, धन्यवाद की जरूरत नहीं, जो सामान चाहिए था मैं ले आया हूं। अब हमारा तय इनाम कहाँ है? तभी ली के पीछे खड़ा एक आदमी बोला, चिंता मत करो, इस काम में हम अपना वादा निभाते हैं। लिन शुन ने डिंग टाई से कहा, भाई, अब मैं इन्हें सामान दे देता हूं। रुको, उस आदमी ने सख्ती से कहा, क्या हुआ छोटे भाई? इतना सतर्क? डिंग टाई बोला, पहले माल की जांच करनी होगी, अगर सब सही निकला तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ली ने लिन शुन से कहा, उन्हें सामान दे दो। वहीं डोंग बाओ ने कहा, डील अच्छे से हो गई, तो भाइयों, अब थोड़ा आराम करते हैं। ली मन में सोच रहा था, शुक्र है मैंने झाओ फेंगटियन को बजरी से अनाज बदलने से रोक दिया। ली मुस्कराया और बोला, सब कुछ सही हुआ तो चलो अब आराम करें, मैंने सबके लिए भुना हुआ मांस लाया है। फिर उसने हंसते हुए कहा, तुम लोग इतने दिनों से थके हुए हो, पहले पेट भरो। सब खुश हो गए और बोले, कजिन, तुम तो बहुत दरियादिल हो। डोंग बाओ बोला, अब तो शिकार भी मुश्किल होता जा रहा है, कई दिनों से मांस नहीं देखा। लिन शुन ने जोड़ा, हम सबके लिए आसान नहीं है, हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। तुम लोग खाओ, मैं जरा पेशाब करके आता हूं। ली ने कहा, भोजन के बाद मैं तुम्हें विदा करूंगा। लिन शुन ने डोंग बाओ से कहा, तुम्हारा कजिन तो बड़ा नेक दिल है, खाना भी ले आया। डोंग बाओ ने गर्व से कहा, बिल्कुल, उसने माता पिता की कब्र पर कसम खाई थी कि वह भाइयों का ख्याल रखेगा। लिन शुन ने पूछा, भाई ली, क्या तुम हमारे साथ नहीं खाओगे? ली बिन ने रूखे स्वर में कहा, नहीं,
मैं अपने हिस्से को चारे के तौर पर इस्तेमाल करूंगा ताकि और शिकार फांस सके। लिन शुन ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई ली से यही उम्मीद थी। मैं भी अपना हिस्सा बाद के लिए रख देता हूं। उधर एक आदमी सोच रहा था, सब कुछ ज्यादा ही आसानी से हो गया। कुछ गड़बड़ है, पर समझ नहीं आ रहा। उसी वक्त एक और आदमी अजीब मुस्कान के साथ सोच रहा था, अब ये चीज हमारे हाथ लग गई है, तो अब आराम से जिंदगी जी सकते हैं। जैसे ही नशा असर करेगा, हम सबको मार डालेंगे और खुद बच जाएंगे। उसने अपने साथी से कहा, क्या तुम मेरे कजिन की जान बख्श सकते हो? उसके माँ बाप मेरे लिए अच्छे थे। उसने जवाब दिया, काले घोड़े कंपनी से चोरी करने वालों को अंजाम पता होना चाहिए। अब ये जिंदा नहीं बच सकते। और इस चिप को बदलने की जगह भी बहुत सीमित है। अगर उसे बचाना है तो स्लम में छिपकर रहो। लेकिन याद रखो, इस बंजर जमीन पर नैतिकता जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर नैतिक बनने की कोशिश करोगे तो खुद ही घिन आने लगेगी। ली लिन बोला, ठीक है। मेरी सिर्फ एक गुजारिश है, जब हमला करें तो उसे मैं खुद खत्म करूं। वहीं की सोच रही थी, आखिर गड़बड़ क्या है? दूसरी ओर लिन लुन बोला, ये ब्राउन राइस तो हमारी सर्दियां निकालने के लिए काफी हैं। फिर अचानक उसे एहसास हुआ, ब्राउन राइस? सही, पीछे से भी हमें यही मिला था, तो फिर इतना महंगा भुना मांस क्यों देंगे? उसकी आंखें फैल गईं, अब समझ आया। वह चिल्लाया, डोंग बाओ, खाना बंद करो, मांस में नशा है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मांस ने असर करना शुरू कर दिया था। अचानक दरवाजा तोड़ा गया। किसी ने चिल्लाया, मार डालो इन्हें, कोई जिंदा ना बचे। डोंग बाओ, कोई चिल्लाया। एक आदमी बोला, कुछ लोगों ने नहीं खाया है, वो अब भी होश में हैं। लड़ाई शुरू हो गई। लिन शुन चिल्लाया, भाई तुम ठीक हो? पीछे से एक आवाज आई, मरने के लिए तैयार हो जाओ। कोई चिल्लाया, लिन शुन, हट जाओ रास्ते से। झाओ ने गुस्से में कहा, कमबख्त, ये बंदा इतना ताकतवर क्यों है? सब मिलकर हमला करो, पहले इसे खत्म करो। सबने उसे पकड़ लिया। लिन शुन चिल्लाया, भाई वो। एक आवाज आई, शांति से रहो, तुम्हारा हिसाब बाद में करेंगे। एक आदमी हाथ में चाकू लिए बोला, इस हालत में भी औरों की चिंता कर रहे हो, कितना भावुक हो। फिर उसने क्रूरता से कहा, चिंता मत करो, तुम भी जल्द ही नीचे उसकी संगत में पहुंचोगे। अचानक सभी लोग जमीन पर गिर पड़े। एक व्यक्ति हैरान होकर बोला, यह क्या हो रहा है? यह आदमी अचानक इतना ताकतवर कैसे हो गया? वह आदमी धीरे धीरे उठा, उसकी आंखें लाल थीं। अब उसमें अजीब सी ताकत थी। वह सीधा एक आदमी की गर्दन पकड़ता है और उसे तोड़ देता है। पीछे खड़ा ली बिन यह सब देखकर सोच रहा था, इस आदमी को क्या हो गया है? अब मौका है, भागो। जैसे ही ली बिन भागने को पलटा, डोंग हाओ ने उसका पैर पकड़ लिया। घबराकर ली बिन ने उसे लात मारते हुए कहा, कमीने, मुझे जाने दे। ली बिन दौड़ रहा था और तभी सामने झाओ आ गया। ली बिन ने डर के मारे बंदूक निकाली और फायर किया, लेकिन झाओ ने वह गोली अपने नंगे हाथों से पकड़ ली। ली बिन हैरान रह गया, यह आदमी गोली को हाथ से पकड़ रहा है, यह तो राक्षस है। ली चिल्लाया, जल्दी भागो, यह कोई इंसान नहीं है। पीछे से झाओ चिल्लाया, रुको मेरे लिए। तभी पीछे से एक, ली बिन, जल्दी मेरी मदद करो, मेरे कपड़े एक हुक में फंस गए हैं। क्या देख रहे हो, जल्दी करो। ली बिन मुड़ा और चाकू निकाला। ने राहत की सांस ली और कहा, हाँ, कपड़े काट दो। लेकिन ली ने उसके कपड़े नहीं, बल्कि उसकी गर्दन में लगे चिप वाली जंजीर को काटा और खुद भी घायल हो गया। ली ने कहा, अंदर जो आदमी है वो राक्षस है, कोई तो उसे रोकने के लिए पीछे रहना होगा, नहीं तो हम में से कोई नहीं बचेगा। नैतिकता वैतिकता की बात मत कर, तूने ही तो सिखाया था कि इस बंजर जमीन में उस सब की कोई कीमत नहीं। झाओ गुस्से में चिल्लाई, तू हरामी, और उसने ली को पकड़ लिया, चिल्लाते हुए कहा, ली बिन। ली बिन उसे झटककर भाग गया। झाओ ने दुश्मन सिपाही की ओर देखा और कहा, भाई सुनो, अगर तुम मुझे जाने दो तो खाना, पैसा, जो चाहो सब मिलेगा। लेकिन उसने उसे वहीं मार डाला। इसके बाद वह जे की ओर बढ़ा, जो अब विरोधी गुट से जुड़ गया था। जे के सामने शियाओ शुन खड़ा हुआ, भाई जे, मैं हूं शियाओ शुन। उसके मन में चल रहा था, क्या भाई जे ने अपना आपा खो दिया है? लेकिन जे ने उसका गला पकड़ लिया। शियाओ शुन चिल्लाया, क्या तुम भूल गए? हम एक साथ पले बड़े। जब तुम शरणार्थी शिविर में खाना मांग रहे थे, तब मेरे पापा ने ही तुम्हें पाला था। और चिन शियाओयू, क्या तुम उसे भी भूल गए?
उसने एक तस्वीर निकाली और जे को दिखाई। शियाओयू को भी मेरे पापा ने ही गोद लिया था। हम तीनों साथ बड़े हुए। तुमने ही कहा था कि तुम उसका इंतजार करोगे। जे रुक गया और शियाओ शुन को छोड़ दिया। उसके दिमाग में पुरानी यादें आने लगीं। एक रात तारों भरे आकाश के नीचे शियाओयू ने पूछा था, जे, क्या किले के लोग भी हमारे जैसे इतने चमकीले तारे देख पाते होंगे? जे ने कहा, शायद नहीं। क्यों? उसने पूछा। जे मुस्कराया और बोला, क्योंकि तुम किले में नहीं हो। तुम ही मेरे दिल की सबसे चमकदार तारा हो। जे शर्मा कर चिल्लाया, तुम क्या कह रही हो? एक और याद आई। शियाओयू चिल्ला रही थी, जे, चलो वापस चलते हैं। अगर हम किले में चले गए तो शायद दोबारा कभी न मिल सके। जे चिल्लाया था, शियाओयू, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अचानक जे की तंद्रा टूटी। पास खड़ा शियाओ शुन खांसते हुए बोला, भाई जे। शियाओ शुन? जे ने हैरानी से कहा, हाँ, भाई जे, तुम होश में आ गए। और वह उसे डोंग बाओ के पास ले गया। डोंग बाओ ने माफी मांगते हुए कहा, भाई जे, माफ करना। ये सब मेरी वजह से हुआ। मुझे नहीं लगा था कि मेरा भाई चिन ऐसा करेगा। जे ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, डोंग बाओ, खुद को मत दोष दो। ये पूरी तरह तुम्हारी गलती नहीं है। डोंग बाओ रोते हुए बोला, नहीं, सब मेरी वजह से हुआ। लेकिन अगर हो सके तो मैं तुमसे एक आखिरी गुजारिश करना चाहता हूं, भाई जे, कृपया मेरे छोटे भाई का ध्यान रखना। उसका नाम ली डोंगफा है। वह किले के उत्तर द्वार के पास रहता है। और इसके बाद डोंग बाओ की मौत हो गई। जे रोते हुए बोला, मैं वादा करता हूं। शुरुआत होती है चेंगफान न्यू विलेज से, जहां एक छोटा सा बारबेक्यू रेस्टोरेंट है जिसे डोंगफा नाम का एक आदमी चला रहा है। तभी एक लड़की वहां आती है और कहती है, मैं शादी कर रही हूं। ये सुनकर उसका चेहरा उतर जाता है। उधर जे और शियाओ शुन उस जगह पर पहुंचते हैं। शियाओ शुन कहती है, भाई, इस दुकान का नाम तो डोंगबाओ के छोटे भाई जैसा ही है। क्या ऐसा हो सकता है कि यही वो इंसान हो जिसे हम ढूंढ रहे हैं? जे कहता है, चलो जाकर देखते हैं। इसी दौरान लड़की डोंगफा से कहती है, माफ करना, तुम हमेशा कहते थे कि एक दिन सफल हो जाओगे, लेकिन अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। मैं गांव के मुखिया के बेटे से शादी कर रही हूं। शादी के बाद मेरे पापा और भाई को वाटर प्लांट में काम मिल जाएगा। और तुम अब अपनी चूहे वाली दुकान बंद कर दो। सिर्फ चूहे बेचकर तुम कभी शरणार्थी वाली हालत से बाहर नहीं निकल पाओगे। डोंगफा अपनी आंखों में आंसू छुपाते हुए कहता है, अफांग, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने तुम्हें इतने सालों तक रोके रखा। मैं सच में चाहता हूं कि तुम खुश रहो। लड़की पूछती है, क्या तुम मुझे कुछ और कहना चाहते हो? डोंगफा दर्द छिपाते हुए मुस्कुराता है, क्या तुम्हारी शादी में चूहे के पकवान होंगे? एक भी लोगे तो थोक रेट में दूंगा। बढ़िया सौदा होगा। यह सब देखकर शियाओ शुन कहती है, ये आदमी तो कमाल का व्यापारी है। उसकी बीवी उसे छोड़ गई और फिर भी उसे चूहे बेचने की पड़ी है। लड़की गुस्से में मुड़कर जाती है और डोंगफा चिल्लाता है, अफांग। वो पलटकर बोलती है, बेवकूफ। इसके बाद शियाओ शुन और जे उसके पास आते हैं। शियाओ शुन पूछती है, क्या तुम ली डोंगबाओ को जानते हो? डोंगफा थोड़ा कंफ्यूज होकर कहता है, वो मेरा भाई है। शियाओ शुन कहती है, तो फिर तुम ली डोंगफा हो? डोंगफा जवाब देता है, हाँ। क्या हुआ मेरे भाई को? वो चौंकते हुए पूछता है, मेरे भाई के साथ कुछ हुआ क्या? शियाओ शुन को डोंगबाओ की आखिरी बातें याद आती हैं। भाई, मैं तुमसे भीख मांगता हूं। प्लीज मेरे छोटे भाई का ख्याल रखना। तीनों के बीच कुछ पल की खामोशी छा जाती है। फिर शियाओ शुन कहती है, तुम्हारे भाई को गिरफ्तार कर माइनिंग जोन में मजदूरी के लिए भेज दिया गया है। डोंगफा चौंकता है, क्या? ये कब हुआ? शियाओ शुन कहती है, 2-3 दिन हो गए हैं। यह सुनते ही डोंगफा फूट फूट कर रोने लगता है। मैंने तो अभी अभी पैसे जमा किए थे ताकि भाई को सर्दियों में यहां बुला सकूं। अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वो शियाओ शुन की कॉलर पकड़कर कहता है, मैं इतना बदनसीब क्यों हूं? दुकान बस चलने लगी थी, अफांग ने साथ छोड़ दिया, अब भाई भी चला गया। ये कैसी सजा है मेरी? शियाओ शुन उसे ढाढ़स बंधाती है, ठीक है। हम तुम्हें अपने साथ ले जाने आए हैं। अब से हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, ठीक है? डोंगफा धीरे से कहता है, क्या ये आप लोगों के लिए परेशानी नहीं होगी? शियाओ शुन मुस्कुराती है, बिल्कुल नहीं। चलो जल्दी से सामान पैक करो। डोंगफा दौड़कर अंदर जाता है, लेकिन फिर मुड़कर कहता है,
अगर कोई चूहे खरीदने आए तो 2 सिक्के 1 चूहा, मोल भाव नहीं चलेगा, और अंदर भाग जाता है। शियाओ शुन कहती है, ये मोटू तो डोंगबाओ से बिल्कुल अलग है। जे भी सहमति में कहता है, हम। डोंगफा एक बड़े से बोरे के साथ वापस आता है, भाई, सारा सामान पैक कर लिया। शियाओ शुन कहती है, इतना सारा सामान क्यों है? डोंगफा जवाब देता है, ये सब मैंने पिछले दिनों खरीदा था, स्लम में बहुत ठंड है। लेकिन भाई, ये सब सेकंड हैंड है, आपको बुरा न लगे। फिर वो याद करता है कि कैसे उसने ये सारा सामान खरीदा था, सस्ती रज़ाई, मोल भाव। फिर खुश होकर कहा, बॉस, बाकी पैसे रख लो। फिर अपने ख्यालों से बाहर निकलकर कहता है, घबराओ मत, पिछला मालिक भूख से मरा था, बीमारी नहीं थी। जे कहता है, कोई बात नहीं, काम का है तो चलेगा। स्लम में कौन देखता है कि चीज़ें मरे हुए की हैं या नहीं? तुम चीज़ों का सही इस्तेमाल करना जानते हो, ये अच्छी बात है। डोंगफा फिर रोते हुए कहता है, भाई। शियाओ शुन हंसते हुए कहती है, अब से तुम हमारे साथ रहोगे, ठीक है? डोंगफा खुश होकर कहता है, भाई लिन, बहुत बहुत धन्यवाद। शियाओ शुन पूछती है, लेकिन डोंगफा, तुम अपने भाई डोंगबाओ के सगे भाई हो, फिर हमने तुम्हें पहले कभी उसके साथ क्यों नहीं देखा? डोंगफा बताता है, पहले मैं किले में काम करता था, नालियां साफ करने का। भाई ने मुझे शिकार पर चलने को कहा था, लेकिन मैं थक गया था और डर भी लगा, इसलिए स्लम में ही रह गया और अपनी जमा पूंजी से चूहों की दुकान खोल ली। वो आगे कहता है, अब चूहे म्यूटेट हो गए हैं, तेज भागते हैं, जमीन खोद लेते हैं, मेरी तीरंदाजी से भी पकड़ना मुश्किल हो गया है। शियाओ शुन पूछती है, लेकिन तुम इतने मोटे होकर इतने सारे चूहे पकड़ कैसे लेते हो? डोंगफा जवाब देता है, मुझे खुद नहीं पता। लगभग आधा महीना पहले से मुझे छोटे जानवरों की उपस्थिति का एहसास होने लगा। एक दिन मैं सीवर में भूखा बैठा था और बस बड़बड़ाया, काश अभी एक चूहा आ जाए। और तब एक चूहा सच में सामने आकर रुक गया। शियाओ शुन कहती है, चलो जल्दी से पैंट ऊपर करो, शरीफ लगते हो लेकिन बातों में तो खूब चालाकी है। डोंगफा कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सब सच है। तभी वो सब चल पड़ते हैं और रास्ते में एक छोटी लड़की आती है, डोंगफा का कपड़ा खींचती है और कहती है, अंकल, कुछ खाने को दे दो। तभी पीछे से एक आदमी आया और बोला, नहीं, मुझे माफ कीजिए। वह तेजी से भागा और बोला, अमेई, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि अब से तुम्हारा भाई तुम्हारी देखभाल करेगा? अजनबियों से भीख मत मांगा करो। अमेई ने धीमे से कहा, मैं समझ गई। उस आदमी का नाम जुओ मिंगयुआन था। उसने लड़कियों से कहा, ये कपड़े और जूते मैंने अभी तुम्हारे लिए खरीदे हैं, जल्दी से पहन लो। फिर वह मुस्कराया और सामने वाले व्यक्ति से बोला, मेरी छोटी बहन को समझ नहीं है, मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। सामने वाले ने जवाब दिया, कोई बात नहीं। फिर जुओ मिंगयुआन ने उस व्यक्ति की पीठ पर एक हड्डी की छुरी देखी और चौंक कर बोला, ये हड्डी की छुरी, क्या तुम बहुत खतरनाक हो? मैंने सुना है कि तुम इस इलाके के सबसे ताकतवर शिकारी हो, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? पर वह शिकारी मन ही मन सोचता है, इस आदमी के कपड़ों पर खून के दाग अजीब हैं, लगता है किसी और के कपड़े पहने हैं। उसने रूखे अंदाज में जवाब दिया, माफ करना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। और फिर सोचा, सावधानी ही सबसे अच्छी है। तभी जुओ मिंगयुआन जमीन पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाकर बोला, भाई, कृपया, अगर आप मदद करें तो जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। डोंगला ने कहा, अरे भाई, जरा शांति रखो, जमीन पर क्यों गिर रहे हो? जुओ मिंगयुआन चिल्लाया, 500 नहीं, 1000, जितना चाहिए मैं दे सकता हूं। डोंगला सोचने लगा, हे भगवान, ये तो शुगर डैडी निकला। फिर उसने भाई जे से भी मदद की गुहार लगाई। उसी समय जियान शुन बोला, मोटू, तुम। सूरज की तरफ देखते हुए वह सोच रहा था, इनाम तो काफी है और सर्दी भी आने वाली है, जोखिम उठाना शायद सही होगा। उसने कहा, ठीक है, मैं ये काम लेता हूं। जुओ मिंगयुआन बोला, यहां बहुत लोग देख रहे हैं, चलो घर पर बात करते हैं। जब वह घर का दरवाजा खोल रहा था, तभी एक आदमी आया और बोला, तुम आखिर आ ही गए, मैं काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वह सुनकर चौंक गया। उस व्यक्ति ने कहा, मैं इस शरणार्थी क्षेत्र का नया गांव प्रमुख हूं, सुफेई, किला नंबर 87 का गांव प्रमुख। घबराओ मत, मैं बस जनसंख्या रजिस्टर करने आया हूं। क्या निंगजे और लिन शुन यहां रहते हैं? उसने जवाब दिया, हाँ,
मैं निंगजे हूं और ये मेरा छोटा भाई लिनशुन है। बाकी कुछ लोग मेहमान हैं, अस्थायी रूप से यहां रह रहे हैं। सू फेई ने कहा, समझ गया। अगर भविष्य में किसी चीज की जरूरत हो तो बेहिचक मुझसे कह देना। निंगजे ने पूछा, मैंने तुम्हें पहले कभी 7th स्ट्रीट पर नहीं देखा। वह हंसते हुए बोला, मैं दूसरे शरणार्थी क्षेत्र से आया हूं। मेरा पूरा परिवार मर गया, बस मैं बचा हूं। मैंने सालों तक थोड़ा थोड़ा बचाकर पैसे इकट्ठा किए और गांव प्रमुख की पोस्ट खरीद ली ताकि कोई मुझे परेशान न कर सके। डोंगफा बोला, उफ, कितना दुखद है। कम से कम मेरे पास मेरा बड़ा भाई तो है। तभी श्याओ शुन ने डोंगफा का मुंह पकड़ते हुए कहा, तू किसी के जख्म पर नमक क्यों छिड़क रहा है, मोटू? फिर सुफेई बोला, जनसंख्या रजिस्टर पूरा हो गया है। आप लोग व्यस्त हैं, तो मैं चलता हूं। लेकिन निंगजे सोचने लगा, यह आदमी अजीब है। उसकी बोली और हाव भाव किसी शरणार्थी जैसे नहीं लगते। बाद में जब सब लोग शांत हो गए, किसी ने झुओ मिंगयुआन से पूछा, ठीक है, अब बताओ क्या करना है? उसने जवाब दिया, मुझे अपनी छोटी बहन को ढूंढना है। वह पूछती है, छोटी बहन? कौन है वो? उसने उदासी से कहा, मैंने उसे यहां आते वक्त भीख मांगते देखा। बहुत दयनीय लग रही थी। मुझे अपनी बहन की याद आ गई, इसलिए मैंने उसे गोद ले लिया। वह बोली, कितनी अजीब बात है। चलो अपनी असली बहन की कहानी बताओ। उसने बताना शुरू किया, यह सब 15 साल पहले की बात है। एक सर्दी में मुझे तेज बुखार हो गया और वो मेरी माँ को लग गया। फिर माँ की बीमारी से मौत हो गई। मेरे पापा, मेरी छोटी बहन और मैं भूखे मर रहे थे। कोई रास्ता नहीं था, तो हमें घर छोड़ना पड़ा। पापा मेरी बहन को लेकर गए और उसे दवाई और आधे मटन के टुकड़े के बदले बेच दिया। जब मैं ठीक हुआ, तो पापा मुझे खदान में काम पर ले गए और कहा, अब कभी वापस मत आना। 2 महीने पहले जब पापा की बीमारी से मौत हो गई, तभी मैं अकेला किला नंबर 8 वापस लौटा। अब मेरा कोई नहीं बचा, सिर्फ मेरी बहन को ढूंढना है। श्याओ युन ने पूछा, भाई, मटन क्या होता है? किसी ने कहा, अंकल लिन ने हमें पहले पढ़ाया था, याद है? श्याओ युन हंसकर बोला, मैं तो खेलने चला गया था शायद। फिर किसी ने याद किया, उसने फिर क्लास बंक की थी। फिर बताया, भेड़ एक जानवर है, पुराने समय में पाली जाती थी, अब बहुत दुर्लभ है। कुछ लोग किलों में उन्हें पालते हैं। फिर उसने झुओ मिंगयुआन से कहा, तुमने कहा कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारी बहन को एक भेड़ के बदले बेच दिया, तो जरूर वो उसी वक्त किले में बेच दी गई थी। उसने कहा, तो चलो, हम किले में जाकर उसे ढूंढते हैं। लेकिन डोंगर सोचती है, मुझे जोकर नहीं बनना। फिर बोली, लेकिन अभी शरणार्थी किले में सिर्फ काम के जरिए ही जा सकते हैं, और उस काम के लिए कोटा गांव प्रमुख तय करता है। ये सुनकर झुओ मिंगयुआन रोने लगा और बोला, क्या वाकई कोई और रास्ता नहीं है? ठीक है, ऐसे मायूस मत हो। मैंने जब ये काम लिया है, तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। फिर वह गांव प्रमुख के घर गई और दरवाज़ा खटखटाया, क्या गांव प्रमुख सु घर पर हैं? लेकिन कोई नहीं था, और मिट्टी भी कुछ अजीब लग रही थी। फिर उसने एक गुप्त रास्ता देखा और सोचने लगी, ये गुप्त रास्ता है क्या?